आप सभी का स्वागत है। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था पोषक तत्वों का सबसे पहला भाग कार्बोज के बारे में। क्योंकि आपको पता है कार्बोज हमारे भोजन का अहम भूमिका है। कार्बोज से हमें ऊर्जा मिलती है। आज हम पढ़ेंगे आहार एवं पोषण विज्ञान का अगला टॉपिक प्रोटीन। प्रोटीन भी पोषक तत्वों का एक हिस्सा है, मतलब प्रोटीन दूसरा पोषक तत्व है। कार्बोज के बाद अगर किसी का बहुत अहम रोल है तो वो है प्रोटीन का। अगर हम ऊर्जा की दृष्टि से देखें, मतलब शरीर को चलने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा प्राप्ति हमें कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिलता है। लेकिन अगर संरचना की दृष्टि से देखें तो प्रोटीन का सबसे अहम भूमिका है हमारे जीवन में। अगर ऊर्जा की दृष्टि से देखें तो कार्बोज महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हमारे शरीर को ऊर्जा नहीं मिल रही है तब तक हमारा शरीर का संचालन नहीं होगा। लेकिन अगर संरचना की दृष्टि से देखें तो प्रोटीन अहम है, क्योंकि जब एक शिशु माँ के गर्भ में रहता है तो उसका निर्माण प्रोटीन के द्वारा ही होता है। अगर गर्भवती स्त्री को सही मात्रा में प्रोटीन ना मिले तो कहीं ना कहीं शिशु का विकास एवं वृद्धि अवरुद्ध हो जाएगा, और अगर प्रोटीन में दिया ही ना जाए तो शिशु का निर्माण ही नहीं होगा। तो एक शिशु का निर्माण गर्भ में हो रहा है, जो कि माता के द्वारा ग्रहण किए गए प्रोटीन से हो रहा है। तो इसीलिए प्रोटीन को शरीर की आधारशिला मानी गई है। मतलब शरीर का आधार प्रोटीन के द्वारा ही हो रहा है, और प्रोटीन से हमें ऊर्जा भी मिल रही है। शरीर में कोशिकाओं का निर्माण भी हो रहा है, तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत भी हो रही है। मतलब कार्बोहाइड्रेट से हमें सिर्फ ऊर्जा मिल रही थी, लेकिन प्रोटीन से हमें ऊर्जा भी मिल रही है, शरीर का निर्माण भी हो रहा है, नए कोशिकाओं का निर्माण हो रहा है, तथा जो पुराने कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनकी रिकवरी भी प्रोटीन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं शरीर की आधारशिला प्रोटीन ही है। अब प्रोटीन प्राप्ति के साधन, कौन से ऐसे साधन हैं, कौन से स्रोत हैं जिनके द्वारा हम प्रोटीन की प्राप्ति कर सकते हैं, प्रोटीन ग्रहण कर सकते हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है, वनस्पति जगत और प्राणिज जगत। दो प्रकार से प्रोटीन प्राप्ति किए जा सकते हैं। जैसे नॉर्मली अगर पोषक तत्वों के बारे में ज्ञान नहीं है तो लोगों को यही लगेगा कि सिर्फ महंगे भोज्य पदार्थों के द्वारा ही प्रोटीन ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सस्ते भोज्य पदार्थों में भी प्रोटीन उतनी ही मात्रा में, बल्कि उससे अधिक मात्रा में पाया जा सकता है। उसको आसानी से सभी लोग ग्रहण भी कर सकते हैं और हर जगह आसानी से उपलब्ध भी हो सकता है। तो पहला है वनस्पति जगत और दूसरा है प्राणिज जगत। और वनस्पति जगत में उदाहरण में सोयाबीन, दालें, सूखे मेवे, बीन्स, ये सारे ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिनमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और इसको आसानी से प्रत्येक व्यक्ति ग्रहण कर सकते हैं। यह ना बहुत महंगा है और ना तो ऐसा है कि हर जगह उपलब्ध नहीं है। हर जगह उपलब्ध भी है और बहुत कम दामों में से पाया जा सकता है। दूसरा है प्राणिज जगत, दूध, मांस, मछली, अंडे। दूध या फिर दूध से बने जितने भी भोज्य पदार्थ हैं, जैसे पनीर, दही, खोया, ये सारे भोज्य पदार्थों में प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा मांस, मछली, अंडे, यकृत, इन सारी चीज़ों में प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। अब आता है प्रोटीन के कार्य पे। प्रोटीन के कौन कौन से कार्य हैं, क्योंकि हर एक पोषक तत्व को अलग अलग भागों में बांटा गया है उनके कार्य के हिसाब से और उनके प्राप्ति के स्रोत के हिसाब से। तो प्रोटीन के कौन कौन से कार्य हैं? पहला है वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास, क्योंकि पहले ही बताया जा चुका है कि कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन प्रोटीन शरीर का निर्माण कर रहा है। प्रोटीन कोशिकाओं का निर्माण करता है और कोशिकाओं से मिलकर नए ऊतक बनते हैं और ऊतकों को मिलाकर अंगों का निर्माण होता है। अर्थात प्रोटीन
तभी से वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है। पहले तो प्रोटीन के द्वारा कोशिकाओं का निर्माण होता है, कोशिकाओं के द्वारा ऊतकों का निर्माण होता है और ऊतकों को मिलाकर नए अंगों का निर्माण होता है, क्योंकि एक गर्भ में भ्रूण रहता है और वो भ्रूण धीरे धीरे एक जीव का रूप ले लेता है, जो कि जन्म के बाद एक शिशु का रूप ले लेता है। जन्म के पहले ही वो एक शिशु के रूप में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं गर्भ से ही ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जा रही है, माता के द्वारा जो भी आहार में प्रोटीन दिया जा रहा है उसके माध्यम से। दूसरा है तंतुओं का पुनर्निर्माण एवं मरम्मत। तंतुओं का पुनर्निर्माण, अब चूंकि जो भी हम कार्य कर रहे हैं प्रतिदिन, उससे हमारी कोशिकाएं, हमारे शरीर की जो भी तंतुएं हैं वो नष्ट होती हैं या तो क्षतिग्रस्त होती हैं। तो ऐसे कंडीशन में पूरे दिन हम जो भी काम कर रहे हैं, जैसे चल रहे हैं, फिर हम सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, कोई भारी काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से हमारा शारीरिक कार्य है उसी हिसाब से हमारे शरीर को क्षति पहुंचता है और उन्हीं क्षति को प्रोटीन पूरा करता है, तंतुओं का निर्माण करता है और जो भी टूट फूट हुई रहती है हमारे शरीर की कोशिकाओं में उसका मरम्मत करता है। अगला है ऊर्जा प्रदान करना। प्रोटीन वृद्धि और विकास के साथ साथ ऊर्जा भी प्रदान करता है। कब? जब हमारे शरीर में कार्बोज की कमी हो जाती है। कार्बोज की कमी होने के बाद प्रोटीन अपना मुख्य कार्य छोड़कर ऊर्जा प्रदान करने लगता है, क्योंकि कल के क्लास में आपने पढ़ा था कि कार्बोज के कार्य में प्रोटीन की बचत। तो प्रोटीन की बचत तभी होगी जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पर्याप्त मात्रा में रहेगी। यदि हमारे शरीर में कार्बोज और वसा की मात्रा कम हो जा रही है तो प्रोटीन अपना अतिरिक्त कार्य करना शुरू कर देगा और जो उसका मुख्य कार्य है वो छोड़ देगा। तो प्रोटीन ऊर्जा का भी कार्य करता है, ऊर्जा देने का भी कार्य करता है। इसके अलावा एंजाइम तथा हार्मोन्स के निर्माण हेतु, हार्मोन्स और एंजाइम ये दोनों प्रोटीन के ही बने होते हैं। एंजाइम पाचन, चयापचय, उत्सर्जन ये सारी क्रियाएं करता है तथा हार्मोन्स शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित एवं नियमित करके रखता है। तो इन दोनों का निर्माण कहीं ना कहीं प्रोटीन से हो रहा है और ये दोनों कार्य तभी करेंगे जब प्रोटीन की मात्रा हमारे शरीर में रहेगी। फिर है रक्त का थक्का जमना। रक्त का थक्का जमने में भी प्रोटीन का अहम रोल है। अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो जा रही है तो कहीं ना कहीं रक्त का थक्का जमने में परेशानी आ सकती है। अब आगे चलते हैं प्रोटीन की कमी के प्रभाव। प्रोटीन की कमी से क्या प्रभाव हो सकते हैं, इसको 3 भागों में बांटा गया है और ये प्रोटीन की कमी के प्रभाव ज्यादातर शिशुओं में देखने को मिलते हैं, बच्चों में ये देखने को मिलते हैं। पहला है क्वाशियोकार, दूसरा है मैरास्मस या फिर इसे सूखा रोग भी कहते हैं, तीसरा है मैरास्मिक क्वाशियोकार। तो ये तीनों जो रोग हैं ये शिशुओं में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। क्वाशियोकार यानी जब शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है तो बच्चा क्वाशियोकार नामक रोग से ग्रसित हो जाता है। ऊर्जा की कमी कब होती है? जब बच्चे के शरीर में पर्याप्त मात्रा में कार्बोज, वसा एवं प्रोटीन तीनों पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं ऊर्जा की कमी हो जा रही है, या फिर कार्बोज और वसा की कमी है लेकिन प्रोटीन का सेवन बच्चा कर रहा है तो प्रोटीन अपना मुख्य कार्य छोड़ के उसको ऊर्जा देगा, लेकिन वो ऊर्जा उसके शरीर के हिसाब से कम रहता है जिसके कारण बच्चा क्वाशियोकार नामक रोग से ग्रसित हो जाता है। इसके लक्षण ये देखने को मिलता है, शरीर में सूजन आ जाता है, चेहरे की जो आकृति है वो चंद्राकृति हो जाती है, मतलब बच्चे के शरीर में वसा का संग्रह नहीं होता है, चेहरे पे वसा का संग्रह नहीं होता है, ये ठुड्डी निकली हुई रहती है, ललाट बड़ा होता है, उभरा हुआ रहता है, आंखें अंदर की तरफ धसी हुई रहती हैं। तो ये लक्षण है क्वाशियोकार जो शिशुओं में देखने को मिलते हैं। अगला है मैरास्मस या फिर सूखा रोग। इसको मैरास्मस या फिर सूखा रोग कहते हैं, जैसे नाम से ही है सूखा रोग। तो इसमें ये होता है कि जो शिशु है वो बिल्कुल सूख जाता है, उसके शरीर में ऊर्जा तथा प्रोटीन दोनों की कमी हो जाती है, अर्थात उसके शरीर में ऊर्जा की भी कमी है यानी कार्बोज, वसा उसके शरीर में पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है, इसके अतिरिक्त उसके शरीर में प्रोटीन की भी बहुत अधिक कमी पाई जा रही है। तो इसी वजह से उसको ऊर्जा के साथ साथ जो उसके शरीर का निर्माण है,
पहुंची है उसकी रिकवरी भी नहीं हो पा रही है, जिसके कारण बच्चा सूखा रोग से ग्रसित हो गया है। इसके लक्षण इससे थोड़े विपरीत होते हैं। क्वाशियोकार में क्या होता है, बच्चे के शरीर में सूजन रहती है, लेकिन मैरास्मस में बच्चे का शरीर बिल्कुल सूखा रहता है। मतलब ऐसा रहता है हड्डियों के ऊपर एक चमड़ा का ढांचा, मतलब एक हड्डी का ढांचा ही पूरा दिखता है। तो इन दोनों में बस यही एक कॉमन से लक्षण है जो अलग अलग है, बाकी सारे लक्षण लगभग एक है। फिर है मैरास्मिक क्वाशियोकार। मैरास्मिक क्वाशियोकार ये ज़्यादातर हमारे देश में देखने को नहीं मिलते हैं, ये अफ्रीका के देशों में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे के शरीर में सारे पोषक तत्वों की बहुत अधिक कमी होती है। मतलब वो बच्चा एकदम मरने के कगार पर होता है। जितने भी पोषक तत्व हैं, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, जल, सारे पोषक तत्वों की उसके शरीर में बहुत अधिक कमी पाई जाती है, जिसके कारण बालक मैरास्मिक क्वाशियोकार का शिकार हो जाता है। अब आते हैं प्रोटीन की मांग को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रोटीन की मांग को प्रभावित कर रहे हैं? पहला आपको दिख रहा होगा शारीरिक क्रियाशीलता। शारीरिक क्रियाशीलता, क्योंकि पहले की क्लास में भी आपको बताया गया है कि शारीरिक क्रियाशीलता कहीं ना कहीं हमारे आहार को प्रभावित करता है। तो शारीरिक क्रियाशीलता को भी 3 भागों में बांटा गया है: अधिक क्रियाशील व्यक्ति, मध्यम क्रियाशील व्यक्ति और निम्न क्रियाशील व्यक्ति। तो जिस हिसाब से हमारी शारीरिक क्रियाशीलता है, उसी हिसाब से हमारे शरीर में पोषक तत्वों की, प्रोटीन की मांग है। जैसे अगर कोई मजदूर है तो बहुत अधिक शारीरिक श्रम कर रहा है, वो बोझा ढो रहा है, पत्थर तोड़ रहा है, कूली है, रिक्शा चालक है, मतलब जिस हिसाब से उसकी शारीरिक क्रियाशीलता है, तो जो बहुत अधिक कार्य कर रहा है तो उसके शरीर में क्षति भी बहुत अधिक हो रही है। तो उसके शरीर में जो भी कोशिकाएं हैं वो टूट फूट रही हैं, नष्ट हो रही हैं, तो उसकी रिकवरी के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो जिस हिसाब से उसकी शारीरिक क्रियाशीलता यानी वो अधिक क्रियाशील व्यक्ति है, तो उसके लिए प्रोटीन की मांग भी बढ़ जाती है। वहीं मध्यम क्रियाशील व्यक्ति जैसे शिक्षक हो गए, फिर घर की गृहिणियां हो गई, तो ये मध्यम क्रियाशील की कैटेगरी में आते हैं। तो इनकी जो क्रियाशीलता है ना बहुत अधिक है ना बहुत कम है, तो इनकी प्रोटीन की मांग भी उसी हिसाब से होगी, ना बहुत अधिक होगी ना बहुत कम होगी। फिर निम्न क्रियाशील व्यक्ति, इसमें अधिकारी वर्ग के लोग आ जाते हैं, डॉक्टर हैं, फिर वकील हैं, तो इनकी कहीं ना कहीं शारीरिक श्रम बहुत कम है बाकी दोनों की अपेक्षा। तो इसलिए इनके शरीर में जो भी कोशिकाएं हैं वो कम नष्ट हो रहे हैं, कम क्षति पहुंच रही है, इसलिए इनकी क्रियाशीलता के हिसाब से इनकी प्रोटीन की मांग भी अलग होगी। फिर है लिंग। अब लिंग कैसे प्रभावित कर रहा है? स्त्री और पुरुष 2 लिंग है, तो कहीं ना कहीं इनका आहार भी अलग अलग होता है। तो पुरुषों के हिसाब से स्त्रियों में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है, मतलब पुरुषों के हिसाब से स्त्रियों को अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। फिर है उम्र। उम्र कैसे प्रभावित कर रहा है? अब जिस हिसाब की अवस्था है, जिस हिसाब से उम्र है, कहीं ना कहीं प्रोटीन की मांग भी वैसे ही चाहिए। जैसे एक शिशु जब जन्म लेता है तो वो करीब 2.5 से 3.5 kg उसका वजन रहता है और उसकी लंबाई 18 से 20 सेंटीमीटर तक रहती है। लेकिन वही शिशु 3 महीने में डबल हो जाता है, उसकी लंबाई भी डबल हो जाती है और उसकी शारीरिक वृद्धि, उसकी शरीर का भार भी डबल हो जाता है। तो जब उसकी अवस्था ऐसी है जिसमें वृद्धि और विकास तीव्र गति से हो रही है, तो वृद्धि और विकास तीव्र गति से करने के लिए प्रोटीन की मांग भी बढ़ जाती है और उस प्रोटीन की मांग को पूरा करने के लिए शिशु को माता का दूध दिया जाता है, जिसके लिए पर्याप्त आहार होता है। इसी के साथ साथ किशोरावस्था तक वृद्धि और विकास की अवस्था होती है, शारीरिक वृद्धि बहुत तीव्र गति से होती है शिशु जन्म से किशोरावस्था तक। बीच बीच में थोड़ी मंद होती है किंतु रुकती नहीं है। तो किशोरावस्था तक प्रोटीन की मांग बरकरार रहती है, बाकी अवस्थाओं के हिसाब से इनकी वृद्धि और विकास बहुत तीव्र गति से हो रही है, तो कहीं ना कहीं प्रोटीन की मांग भी प्रभावित कर रही है। विशिष्ट शारीरिक अवस्था। विशिष्ट शारीरिक अवस्था के अंतर्गत आ जाता है कि यदि हमारी अवस्था सामान्य से थोड़ी अलग है, अर्थात कोई स्त्री है और वो गर्भवती है, धात्री है अर्थात वो दूध पिलाने वाली माता है, या फिर हमें किसी प्रकार का रोग हो गया जैसे बुखार है या फिर कोई ऑपरेशन हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में भी प्रोटीन की मांग बढ़ जा रही है। क्यों? क्योंकि अगर गर्भवती है तो उसके गर्भ में एक शिशु पल रहा है जो कि माता के पोषण के
साथ ही उसको भी पोषण मिल रहा है। और गर्भ में शिशु पल रहा है तो उसका निर्माण हो रहा है, उसके अंगों का निर्माण हो रहा है, उसकी वृद्धि और विकास अति तीव्र गति से हो रही है। तो कहीं ना कहीं प्रोटीन की मांग भी गर्भावस्था में बाकी अवस्थाओं की अपेक्षा बढ़ जा रही है। फिर है धात्री अवस्था। धात्री अवस्था अर्थात दूध पिलाने वाली जो माता है, दूध पिलाने वाली माता, दूध का निर्माण भी कहीं ना कहीं प्रोटीन से हो रहा है। और यदि माता के शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो शिशु को भी पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं मिलेगा, जिससे शिशु कुपोषित हो सकता है। तो बाकी अवस्था की अपेक्षा धात्री अवस्था में धात्री माता को प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है, उनको अतिरिक्त प्रोटीन देने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा अगर नॉर्मली फीवर हो रहा है, किसी प्रकार का ऑपरेशन हुआ है, तो कहीं ना कहीं तभी प्रोटीन की मांग बढ़ जा रही है। बुखार में क्या होता है, ऐसा तो नहीं लगता है कि हमारे शरीर में किसी पोषक तत्वों की कमी है, लेकिन कहीं ना कहीं बुखार में हमारा शरीर की कोशिकाएं बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, जिसके कारण प्रोटीन की मांग बढ़ जा रही है। फिर अगर व्यक्ति शुगर का पेशेंट है, मधुमेह रोग से ग्रसित है, तो उसे कार्बोहाइड्रेट पूरी तरीके से बंद करना रहता है। जब कार्बोहाइड्रेट बंद कर देते हैं तो ऊर्जा प्राप्ति के लिए कहीं ना कहीं प्रोटीन की मांग को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वसा भी नहीं बढ़ा सकते, वसा के द्वारा भी उन्हें ऊर्जा नहीं दे सकते, क्योंकि शुगर है, तो शुगर के साथ साथ वसा को बढ़ा देंगे तो हाई ब्लड प्रेशर की संभावना हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। तो कहीं ना कहीं प्रोटीन की मांग को बढ़ा देंगे, इससे प्रोटीन उनके शरीर को उनका मुख्य कार्य जो भी शरीर के कोशिकाओं का निर्माण, तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत, ये तो करता रहे, साथ में प्रोटीन के द्वारा ऊर्जा भी देता रहे। तो ये था प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शिशु जब गर्भ में आ रहा है तब से लेकर वृद्धावस्था तक प्रोटीन की मांग निरंतर बदलती रहती है, कभी कम नहीं होती है। जिस हिसाब से अवस्था है उस हिसाब से प्रोटीन की मांग घटती बढ़ती रहती है। लेकिन प्रोटीन एक ऐसा पोषक तत्व है जो गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक निरंतर चलता रहता है, क्योंकि इसके बिना कहीं ना कहीं हमारा शरीर अधूरा है, कार्य पूरा नहीं कर सकता है। ऊर्जा को हम कार्बन से ले सकते हैं, लेकिन जो बाकी का कार्य है